आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। आज ख़ास मुलाकात में मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद है, एडवोकेट आरफा खानम। आरफा, सबसे पहले तो आपका बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है हमारे एक शाम टीवी चैनल में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की शुरुआत आपने कब और कैसे कहाँ की, क्या मुश्किलात आपके साथ में रहीं, यूपी में किस जगह से आती हैं, थोड़ा हमारे जो नाजरीन हैं उनको अपना तारुफ। देखिए, ज़िंदगी की शुरुआत तो पता नहीं कब कहाँ कैसे हो जाती है, लेकिन मैं यूपी के लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, मलिहाबाद से बिलोंग करती हूँ। इसके अलावा मेरी जो ससुराल है वो बिजनौर से है, वो भी यूपी में ही है। और इसके अलावा मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो दिल्ली से की, दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ और जन्म के बाद मेरी स्कूलिंग, कॉलेज सब मेरा यहीं हुआ। और देखते ही देखते कब मैं सोशल वर्क में आ गई और सोशल वर्क से कब राजनीति में आ गई, वक्त बदल गया, पता ही नहीं चला कि कैसे हम लोग कैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ा सा मैं ये आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे मैं सोशल वर्क में आई और कैसे मैं फिर राजनीति में आई जी। मेरी शुरुआत हुई थी जब मैं 10वीं क्लास में थी। तो 10वीं क्लास में कुछ ऐसी लड़कियां थी। मेरा गर्ल्स स्कूल था, मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। तो वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसी थी जो फीस नहीं दे सकती थी और किताबें भी, क्योंकि स्कूल तो पढ़ना तो था, तो हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो वो किताबें वगैरह भी, हमारी एक टीचर थी आभा भटनागर, वो किताबें भी वो अपनी तरफ से उन बच्चों को देती थी, फीस भी वो उनकी उन्होंने कर दी थी। तो मैं, और एक वो पीरियड हमारा ऐसा लेती थी जिसमें वो लाइफ के वैल्यूज़ को समझाती थी। वो हमें बताती थी कि आप अगर आगे बढ़ना है तो आप हमेशा, आपको सुकून अपनी ज़िंदगी में तभी होगा जब आप अपने से नीचे लोगों को देखेंगे। आप ये देखेंगे कि आप कितनी अच्छी जगह पर हैं, आपके माँ बाप, आप जिस भी हैसियत आप लोग जो रखते हैं, तो वहाँ पर आप कहाँ हैं और आपसे नीचे जो लोग हैं, अगर आप उनको देखेंगे और उनकी मदद करेंगे तो आपको ज़िंदगी में बड़ा सुकून होगा। और वो इसके अलावा एक ऐसे बच्चों को भी पढ़ाती थी जो जो स्ट्रीट में जो भीख मांगते थे या जो शिक्षा से दूर थे, एजुकेशन से दूर थे। तो ऐसे बच्चों का उन्होंने एक सेंटर बनाया हुआ था। तो वहाँ पर वो ये कहती थी, हमेशा ये कहती थी कि एक बार आकर के वहाँ पे विज़िट करो, वहाँ पे विज़िट करो। तो क्योंकि मेरे घर के पास में ही वो सेंटर था, तो मैंने 1-2 बार वहाँ पे विज़िट किया। वहाँ देखा कि वहाँ पर बच्चे आते हैं, 1-1:30 बजे के आसपास वो बच्चे आते थे, 4 बजे तक वो वहाँ पे बैठते थे। और बैठ कर के वो, ज़्यादातर तो बच्चे वो टॉफ़ी और वहाँ पे वो जो बिस्किट के लालच में आते थे, लेकिन वहाँ पर उनकी कोशिश ये रहती थी कि किसी भी तरीके से एजुकेशन ले। तो वहाँ से जब मैंने उनको देखा, उनको देख करके मैं उन बच्चों की तरफ देखती थी। वो हमेशा एक बात कहती थी कि देखिए, तालीम हर किसी को लेना चाहिए, एजुकेशन से कोई भी एक बच्चा भी दूर ना रहे। तो उनको देखते हुए मैं बड़ा इंस्पायर हुई। प्रयास नाम करके ये जो सेंटर था, प्रयास चलाता था। तो वो, मैंने उनको ये पूछा, मैंने कहा क्या मैं इसके अंदर किसी भी तरीके से मैं इसका पार्ट बन सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो स्कूल के बाद मैं वहाँ पर 2 घंटे उन बच्चों को पढ़ाती थी। तो इसके बाद मेरी आगे ये शुरुआत हुई कि उनको पढ़ाते पढ़ाते फिर मैं धीरे धीरे मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। और फिर जब मैं 11th-12th मैंने किया, उसी दौरान मैं अपने आसपास के जो बच्चे थे, जो मैं फिर ये देखने लगी कि आसपास और बच्चे जो हैं, क्योंकि वो हमेशा एक बात और कहती थी कि देखिए ऐसा है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप अगर यहाँ पे सेंटर अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आप और लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। आप अपने आसपास देखिए कौन से ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। तो मैं उन बच्चों को देखती थी कि मेरे आसपास कौन से ऐसे बच्चे हैं स्कूल के बाद की जो स्कूल नहीं जाते हैं। तो 2-4 बच्चे ऐसे मुझे मिलते थे, तो मैं उनको घर पे पढ़ाती थी। तो इस तरीके से करके वो 2, 4, 10, 20, 50 बने और 50 से फिर वो धीरे धीरे वो बढ़े। उसके बाद मैं कॉलेज में आई। कॉलेज में भी ये लगातार मैंने सिलसिला जारी रखा। प्रयास जो NGO है उसके साथ में जुड़ी रही और लगातार लोगों की हेल्प करती रही। वो कभी हमें स्लम में भेजते थे, कभी हमें अलग अलग जगहों पे भेजते थे। कुछ प्रयास का अपना एक शेल्टर है जहाँ पे कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो वहाँ पे रहती हैं।
तो उस शेल्टर में जाकर के उन बच्चों से मिलना, उनकी स्टोरीज पूछना, ये पूछना कि कैसे उनके साथ कुछ भी अगर गलत हुआ है तो कैसे हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हमें बड़ा एक्सपीरियंस वहाँ से मुझे मिला। उसके बाद मैं जब कॉलेज में पढ़ रही थी तो क्योंकि मैं शाहीन बाग ओखला में रहती हूँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग, यहाँ हमारे यहाँ पर 2 क्लस्टर हैं, तो 2 क्लस्टर में मैंने जाना शुरू किया, तो मैंने देखा कि यहाँ के क्या हालात हैं। तो ऐसा लगा कि वाकई इंसानियत को झकझोर देने वाले हालात वहाँ पर थे। वहाँ पर बच्चे कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, वहाँ पर लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, वहाँ जो लोग हैं, जो ख़ास करके मर्द हजरात हैं, वो बाहर काम करने, मजदूरी करने जाते थे, उनको मजदूरी नहीं मिलती थी। उस वक्त यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा था, तो वो ये कहते थे कि हम लोग जाते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन वो मजदूरी नहीं देते हैं। कुछ रोहिंग्याज यहाँ पर थे, तो उनको ये कहा जाता था कि देखिए ऐसा है, आप लोग बाहर के हैं, तो आप लोगों को जब सरकार कोई मदद नहीं कर रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब उनके बच्चे भी थे, वो सारे बच्चे ऐसे ही इधर उधर घूमते थे। तो हम लोगों ने वहाँ पर एक स्कूल सेटअप किया कि देखिए अब जब तक ये लोग यहाँ पर हैं तब तक तो हम अपनी तरफ से जो इनकी मदद कर पाएँ कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर मैंने अपने एक सर्कल में मैंने कोशिश किया कि मैंने बात की, अपने कॉलेज फ्रेंड से बात की, तो हम सब ने ये ग्रुप में एक टीम वर्क की तरह हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर हम लोगों ने जाकर स्कूल सेटअप किया, वहाँ पे वो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे आते थे। ज़्यादातर बच्चे, मैंने बताया, वो बच्चे हमेशा लालच में आते हैं कि हमें कुछ चीज़ मिलेगी, बिस्किट मिलेगा, कुछ सामान मिलेगा, तो इस लालच में वो आते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने उनको पढ़ाना, एजुकेशन की वैल्यू, जो वैल्यूज़ हमें कभी कोई हमारी टीचर ने समझाया था, वो वैल्यूज़ हम लोग उनके अंदर डालना, मतलब बचपन से जो आपने सीखा, हाँ, वो दूसरे बच्चों के साथ शेयर किया आपने। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम परिवार से हूँ और माइनॉरिटी में एक बड़ी दिक्कत है, और ख़ास करके मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हम लोगों के यहाँ एक पढ़ाई को लेकर के, जो तालीम को लेकर के हमेशा से एक चीज़ रही कि पठानों की लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी पढ़ने के लिए। तो हमारे यहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या थी कि पठानों की लड़कियां बाहर अगर जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे, लोग किस तरीके की बातें बनाएंगे, क्योंकि स्कूल भी पास में नहीं होते थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो मेरे मदर फादर ने मुझे दिल्ली में इसीलिए रखा कि कम से कम वहाँ ये एजुकेशन ले पाए। मेरे फादर प्रोफेशनली वो डॉक्टर हैं, और अब तो प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन डॉक्टर वो उन्होंने डॉक्टरी की है। तो उनकी सोच यही थी कि क्यों ना अपने बच्चों को ऐसे माहौल से थोड़ा सा दूर रखा जाए, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए। क्योंकि देखिए, समाज के 2 चेहरे हैं। पहला ये कि एक समाज वो है कि देखिए, जब आप अपने बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं तो वो समाज आपको रोकता है। वो ये कहता है कि आप बताइए, बच्चे को आप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, अब कैसा माहौल है, आपको मालूम नहीं है क्या कि कैसा माहौल है, ऐसे बच्चे को भेजना ठीक नहीं है, और पर्दा सिस्टम, बड़ी सारी चीज़ें। फिर वही समाज जब बच्चे की शादी की बारी आती है तो वही समाज आपको कहता है देखिए, अच्छे रिश्ते तो मिल नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि देखिए बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है, तो देखिए अच्छे घरों के रिश्ते कहाँ मिलेंगे। तो देखिए, 2 समाज है, 2 तरीके का, उसके 2 चेहरे हैं। तो ये जब आप अपने बच्चे को घर पे बिठा देते हैं, उसके बाद यही समाज आपको इस तरीके की बातें कहता है। तो मेरे फादर ने कहा नहीं, मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊँगा, मैं इनको कुछ बनाऊँगा। तो यही इसी सोच को लेकर के उन्होंने हमेशा हमें यहाँ पे सपोर्ट किया। हमें कभी नहीं रोका कि आप वो उनका यही कहना था कि आप जितना भी पढ़ना चाहती हैं आप पढ़िए, आप हमेशा इज्जत आबरू के साथ आप बाहर निकलिए, बाहर जाइए, कौम का, देश का, घर परिवार, ख़ानदान का नाम रोशन कीजिए, पढ़िए जितना पढ़ सकती हैं। वकालत ही क्यों चुनी आपने? बहुत अच्छा सवाल। वकालत मैंने इसलिए चुनी क्योंकि जब मैंने 12th किया तो देखिए, जब हम लोग 10th 12th करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती कि हमें किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, और हमें हमारी जो काबिलियत है उसका इल्म नहीं होता है। वो इल्म जो है वो हमें दूसरे लोग हमें कराते हैं, हमें देखते हुए। तो मेरी हिस्ट्री की टीचर थी, तो मुझे हमेशा कहती थी कि आरफा,
जब तुम आगे 12th के बाद तुम्हारा क्या इरादा है? तो मैं उनसे कहती थी कि मैम अभी सोचा नहीं है, अभी सोचा नहीं है। तो वो मेरी मेंटोर बन के उन्होंने मुझे यही कहा कि देखिए ऐसा है, तुम्हारे लिए सिर्फ 2 फील्ड बनी है, या तो पत्रकारिता करिएगा या फिर वकालत में जाइएगा। अब 12th कर लिया, अब मैं बैठ के ये सोच रही हूँ कि मैं अब किस फील्ड में जाऊँ, क्योंकि मुझे जो है 2 फील्ड चुननी है, पत्रकारिता या वकालत। उसके बाद फिर बहुत लोगों से बात करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद कि मुझे किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, तो फिर यही समझ में आया कि मुझे वकालत करनी चाहिए, क्योंकि मैं जब सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, बहुत, मैं ये कहती हूँ, जब मैं 10th 11th 12th में थी तो मैं उम्र मेरी बहुत कम थी उस वक्त इन सब कामों के लिए, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट था और लोगों जब मैं प्रयास में जब उन बच्चियों से मिलती थी और वो अपनी कहानियां बताती थी, तो मुझे लगता था कि किस तरीके से मैं इनकी आवाज़ को उठाऊं, या तो पत्रकारिता के ज़रिए उठाऊं या फिर मैं इनकी आवाज़ बनकर मजबूती से इनके लिए लड़ूं। लड़ने के लिए मुझे या तो मैं वकालत कर सकती थी या मैं पत्रकारिता कर सकती थी। तो मैंने फिर यही सोचा कि पत्रकार तो बहुत हैं समाज के अंदर, वो मजबूती से आवाज़ को उठा भी रहे हैं, तो वकील जो है, अगर मैं वकालत कर लेती हूँ तो मैं हर तरीके से इनके साथ इनकी आवाज़ को बुलंद करती रहूँगी, इनकी आवाज़ को उठाती रहूँगी। तो फिर मैंने वकालत, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई वकील नहीं था, तो मैंने फिर वकालत में आने का सोचा कि अगर लगेगा कि वकालत में कुछ नहीं हो रहा है और वकालत से मैं लोगों के लिए नहीं, क्योंकि उस वक्त भी यही सोच थी कि मैं वकालत अगर कर रही हूँ तो वकालत से मैं लोगों के किस तरीके से काम आ पाऊँ। उसके बाद वकालत के दौरान भी लगातार मेरा सोशल वर्क चलता रहा। उस वक्त मैं रोहिंग्यास के लिए, क्योंकि रोहिंग्यास उस टाइम पे बड़ी मजबूती से रोहिंग्यास की हम लोग आवाज़ उठा रहे थे। उस वक्त हमने, जिस वक्त मैं कॉलेज में थी, उस वक्त मैंने एक बढ़ते कदम नाम की संस्था को रजिस्टर किया था, जिसकी मैं अभी भी अध्यक्ष हूँ। तो उसको हमने इस सोच के तहत किया था कि हम लोग इसको इस्टेब्लिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके ज़रिए हम लोग मदद पहुंचाएंगे। तो कॉलेज के दौरान मेरी जो कॉलेज के जितने भी लोग थे, मेरा ग्रुप था, वो सब इस बढ़ते कदम संस्था के साथ मिलकर के लोगों के काम आ रहे थे। और हम लोग उस वक्त राशन, क्योंकि जो लोग वहाँ पर क्लस्टर में रहते हैं उनको क्योंकि मजदूरी नहीं मिलती थी, तो वहाँ पे राशन की बड़ी समस्या थी कि कई ऐसी जो औरतें थी उनके घर में चूल्हा नहीं चलता था, तो हम लोग राशन पहुँचाने का काम करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने रोटी बैंक कपड़ा बैंक की शुरुआत की। रोटी बैंक कपड़ा बैंक के ज़रिए, जहाँ पर हमारी सोच ये थी कि कहीं पे भी खाना जो है, जैसे शादियों में, पार्टियों में खाना बच जाता है, वो खाना ख़राब होता है, और उस खाने को अगर हम लेकर आते हैं, पैक करते हैं और हम लोग ऐसे लोगों को पहुंचाते हैं, तो ये खाना वेस्ट भी नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकेंगे। तो हम लोगों ने रोटी बैंक कपड़ा बैंक की शुरुआत की। कपड़ा बैंक यही था कि हम लोगों की सोच ये थी कि अगर आपके घर में कोई ऐसा कपड़ा है, सर्दी के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से, अगर आपके घर में ऐसा कोई कपड़ा है जो यूज़ में नहीं है और आपको लग रहा है कि मैं अलमारी में मेरा सिर्फ रखा हुआ है, तो आपकी तो अलमारी में रखा है, लेकिन वो शायद किसी के तन ढकने के लिए वो कपड़ा हो सकता था। ये बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया, और ये सबको इस पर गौर भी करनी चाहिए, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी जीने के लिए। और कपड़ा हमारे घर में रहता है, सर्दी में सर्दी का होता है, गर्मी में गर्मी का। जो लोग खरीद सकते हैं वो खरीद लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो बेचारे नहीं खरीद पाते। तो लोगों को इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जी। तो इसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि हमने कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चलाए, कोशिश हमारी यही रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो कपड़ा बैंक हमारा बहुत चला और बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया। हम लोग जो कपड़ा हमारे पास आता था, उस कपड़े को हम लोग वॉश करके और हम लोग उसको प्रेस करके और प्रॉपर तरीके से उसको पैक करके, तब हम लोग साइज़ के हिसाब से उस पर हम लोग साइज़ मेंशन करते थे, और फिर हम लोग बाहर जा कर के बच्चों के, बड़ों के, हर तरीके का कपड़ा लेकर के, ठंड का, गर्मी का। तो हम लोग ये भी लोगों से कहते थे कि अगर आप लोग डोनेट करना चाहें तो बुक्स भी आप हमें डोनेट कर सकते हैं। कहीं पर भी
कहीं कोई आगजनी होती थी, कहीं कुछ ऐसा होता था, हम लोग वहाँ पहुँचते थे, क्योंकि देखिए जज्बा था करने का, एक एनर्जी थी कि नहीं, लोगों के किस तरीके से काम आए हम लोग। तो और जो पूरी टीम थी वो इसी तरीके से लोगों की सेवा में लगी रहती थी कि नहीं, हम लोग तो बस जहाँ अगर कुछ ऐसी घटना होती थी कि कहीं पता चला कि कहीं क्लस्टर को तोड़ दिया गया है, कहीं जल गया है, तो वहाँ पर हम लोग फौरी तौर पर पहुँचते थे और जो भी मदद होती थी वो हम लोग कोशिश करते थे करने की। इसके अलावा फिर CNRC आया। CNRC में मुझे तब एहसास हुआ कि जब मैं वकालत के बाद जब कुछ ऐसी महिलाएं आने लगी सामने जो घरेलू हिंसा का शिकार होती थी और कई तरीके की प्रताड़ना होती है और कई तरीके के उत्पीड़न है महिलाओं के साथ, तो जब ऐसी महिलाएं सामने आती थी और वो उनकी आंखों में आंसू होते थे और वो कहती थी कि बस मेरी मदद कीजिए, तो जब उनकी मदद हम लोग करते थे तब एहसास होता था कि जो मैंने कोर्स किया है, जो मैंने वकालत की है, वो किसी के काम आ रही है। मैं ये नहीं कहती कि मैं पूरी तरह समर्पित हूँ, वकालत मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की सेवा के लिए की है, ऐसा नहीं है। वकालत मैं ये भी नहीं चाहती कि वकालत क्योंकि और तमाम वकील हैं, मैं ये नहीं चाहती कि इस फील्ड का कहीं पे भी एक्सप्लॉयटेशन हो, क्योंकि देखिए ये रोज़ी रोटी भी है, हमारी भी रोज़ी रोटी है और हम चाहते हैं कि वकालत के ज़रिए जो मज़लूम लोग हैं, जो नहीं दे सकते, जो हर तरीके से जो मजबूर हैं, तो उन लोगों की हम लोग मदद करते हैं। जैसे आप हैं, आपकी सिफारिश से कोई मेरे पास आया और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिस भी रेफरेंस से आए तो हम उससे कंफर्म करते हैं कि आपको लगता है इसकी मदद करनी चाहिए, ये परेशान है, ये कहीं से किसी भी तरीके से नहीं दे सकता, तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं दे सकता, तो हम लोग उसके लिए खड़े हो जाते हैं। क्योंकि देखिए ऐसे हर कोई आएगा और तो सारे वकीलों का भी ऑब्जेक्शन रहेगा कि देखिए ये वायलेशन हो रहा है, ये मतलब हम ये नहीं चाहते कि हर आदमी फिर, क्योंकि जो बाहैसियत भी है, साहिब हैसियत है, वो ही आकर के ये कहे कि भाई मैं नहीं दे सकता, तो हम ये भी नहीं चाहते कि इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जो आपका है उसके साथ भी आप जुड़े रहे और लोगों की मदद भी तो ये हम लोगों की जो मदद जहाँ पे मदद करने की ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग मदद करते हैं। तो ये तो देखिए जब और अभी तक हम लोग घरेलू हिंसा के जितने भी केसेस हैं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, हम लोग इसका कोई चार्ज नहीं लेते। और देखिए वैसे तो और कोशिश ये करते हैं क्योंकि DLS से है, तो DLS से खुद वकील प्रोवाइड करती है, तो हम लोग ये भी कोशिश करते हैं क्योंकि जहाँ पे लगता है कि कानूनी सहायता अगर हम लोग कर सकते हैं वहाँ कानूनी सहायता करने की कोशिश करते हैं। अवेयर करने की ज़रूरत है तो अवेयर करते हैं, क्योंकि देखिए जब सरकारी कुछ अगर चल रहा है तो वहाँ पर आप उनको वहाँ तक भी अगर पहुँचा देते हैं, आप उनको गाइड भी कर देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी मदद है। हम लोग लगातार इसके लिए कानूनी सहायता कैंप हम लोग लगाते रहे हैं और दिल्ली में जगह जगह खास करके अपने ओखला में हमने बहुत कैंप इस तरीके के लगाए हैं ताकि लोगों को पता चले। लोग अगर फ्री कंसल्टेशन हमारी तरफ से रहता था और आज भी 2 दिन सैटरडे संडे हम लोग फ्री कंसल्टेशन देते हैं कि कोई अगर ऐसा है फ्री कंसल्टेशन लेना चाहता है तो बिल्कुल आए, तो हम लोग उसको फ्री कंसल्टेशन देने का काम करते हैं। इसके अलावा अभी तक हम लोग मजबूती से जो महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं या किसी भी तरीके से पुलिस उनकी FIR को रजिस्टर नहीं करती है या किसी भी तरीके से कहीं पर भी, चाहे वो MCD का मामला हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का मामला हो, लगता है कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग खड़े होते हैं। वहाँ पर आवाम के साथ हमेशा आप हमें पाएंगे, वहाँ पे पूरी मजबूती के साथ हम लोग आवाज़ को उठाते हैं, काम कराते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो धरना भी देते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो प्रशासन से लड़ते भी, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ते भी हैं। तो क्योंकि देखिए ये हम लोग इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि वकालत है और वकालत में हमें पता है कि क्या हमारे और आवाम के राइट्स हैं। सियासत में आने का क्यों आपने जो है रास्ता चुना? देखिए सियासत में मेरी आने की फ़िलहाल कोई सोच नहीं थी। मेरी शादी के बाद मेरा जो परिवार है वो पुराना कांग्रेसी है, जबकि मेरे जो पेरेंटल मेरा जो होम है वहाँ पे कोई इस तरीके का नहीं है। मेरे जो मामा हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन और मेरे फादर या मेरे
ग्रैंडफादर, वो उनका कहीं दूर दूर तक पॉलिटिकल कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन क्योंकि अब मेरी जहाँ शादी हुई है बिजनौर, मेरी शादी हुई है, तो वहाँ पर मेरे जो इन लॉज हैं वो पुराना राजनीतिक परिवार है और पुराने, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। तो मेरा हमेशा, अब जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने इस परिवार को देखा है कि सियासत में जिस तरीके से उन लोगों को मैं देखते आई हूँ। तो मेरा कभी उनको देखने के बाद मेरा ऐसा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती थी। कई बार इस बारे में चर्चा हुई, लेकिन मेरा था कि मुझे सोशल वर्क ही करना है, मैं सिर्फ सोशल वर्क करना चाहती हूँ, मैं इसमें बहुत खुश हूँ, मैं लोगों के काम आ रही हूँ। लेकिन मैं जिस इलाके के अंदर रहती हूँ, यहाँ पर हम लोग अब जब सोशल वर्क करते हैं तो बड़ी सारी हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं कि पता चलता है कि अगर छोटा सा एक मीटर भी लग रहा है तो पता चला है कि विधायक के लोग नहीं लगने दे रहे हैं, पार्षद के लोग नहीं करने दे रहे हैं, कहीं पर कुछ इस तरीके से हो रहा है तो यहाँ पर पार्षद और विधायक का नाम आता है कि आवाम के अंदर एक डर का माहौल है। यहाँ पर कभी भी आप देखिए कि कभी भी यहाँ पर फायरिंग होती है, यहाँ पर कभी भी मतलब एक ऐसा माहौल बना दिया है कि आप, एक भय का माहौल है कि आपको लगता नहीं कि आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, ओखला के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप, आदमी हर वक्त एक डर महसूस कर रहा है, डरा हुआ है। तो ऐसा माहौल बना दिया है। तो बड़ी सारे ऐसी चीज़ें सामने आती थी कि हम लोग फील्ड पे हैं, पता चला कि विधायक और पार्षद के जो लोग हैं वो वहाँ पर प्रेशर बना रहे हैं कि यहाँ पे ये स्कूल नहीं खुलेगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो इस तरीके की राजनीति की हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इस तरीके की राजनीति भी होगी। तो अब हम लोगों ने यही सोचा था कि देखिए सोशल वर्क करेंगे, लोगों के काम आएंगे। लेकिन अब अगर मान लीजिए आप अगर इलाके के अंदर रह रहे हैं और आपके घर के बाहर कूड़ा पड़ा है तो आप ये कहेंगे, आप जाएंगे, आप सिफारिश करने जाएंगे कि देखिए इसको करवा दीजिए। लेकिन जब आप जाएंगे और आपको धमका के भगा दिया जाएगा, या कोई अगर महिला है, कोई ऐसी महिला जिसका हस्बैंड यहाँ नहीं रहता है, बाहर रहता है, क्योंकि ओखला में ज़्यादातर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो वो महिलाएं किससे कहेंगी? वो जाएंगी तो वहाँ पार्षद के लोग बैठे होंगे और वो या तो गुंडागर्दी करेंगे या बदतमीजी करेंगे। तो इस तरीके की शिकायतें आने लगी कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है और उसके लोग हैं, नशा बढ़ गया इलाके के अंदर, तो नशे में लोग इस तरीके से कर रहे हैं। और किसके लोग हैं? विधायक के लोग हैं। किसके लोग हैं? पार्षद के लोग हैं। तो ये तमाम चीज़ें आने लगी। और फिर जब ये और अपने इलाके में जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो सियासी से जो सामाजिक थे वो सामाजिक से सियासी बनने लगे, और सियासी भी काम जब नहीं होने लगा तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए ऐसा है, हमें अब ओखला की राजनीति में बदलाव की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि अब वो जिस तरीके की राजनीति चल रही थी उसमें बदलाव होना चाहिए। उसमें हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि अब हमने इनको देख लिया, इनको परख लिया, अब कोई ऐसा पढ़ा लिखा कोई ऐसा आए कि जो कोई महिला हो जिससे हम अपनी हर तरीके की बात रख सकें, हर तरीके की बात कर सकें। तो अब जब मैं लोगों के बीच में जाती थी तो मैं देखती थी कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। वृद्धा पेंशन है, सरकारी कुछ लाभ योजनाएं हैं, अब आधार कार्ड में कुछ करेक्शन है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसके लिए महिलाएं लाइन लगा कर खड़ी हैं और धक्के खा रही हैं। अब आपने MCD इलेक्शन में आने का जो है मन बनाया है, कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन की है, बताया आपके ससुराल में सब कांग्रेसी हैं, तो वहीं से आपको जो है कांग्रेस में आने का रास्ता मिला। मुस्लिम इलाकों में देखा जाता है गंदगी का एक अंबार है, आवाम को कितना जिम्मेदार मानती हैं आप? देखिए मैं यही कहती हूँ कि आवाम ने एक नुमाइंदा चुना, किस लिए? काम करने के लिए। आप ये कहते हैं, बार बार ये आवाज़ उठती भी और हमारे इलाके से भी उठती है कि देखिए सारी गलती आवाम की है, सारी गलती आवाम की है, कूड़ा वो बाहर फेंक देती है। आप यकीन करेंगे कि यहाँ पर लोग 150 रुपये दे करके कूड़े वाले को लगाते हैं, 150 रुपया दे करके, और वो कूड़े वाला भी अगर कई दिन नहीं आएगा, हफ्तों नहीं आएगा, वो आवाम उस कूड़े का क्या करे? घर में सड़ाए? क्या करे? आपने कोई कूड़ादान नहीं बनाया है, आपने कहीं कोई ऐसी जगह नहीं बनाई है जहाँ पे आप ये कह सकें
कि भाई ये यहाँ पर मैंने कूड़ादान बनाया, आवाम की गलती है कि यहाँ पर कूड़ा नहीं डालती है। आप ये देखिए कि जितने भी यहाँ पर 60-70 हज़ार की आबादी है, 60-70 हज़ार की आबादी में मेरे घर में कूड़ा अगर हफ्ते भर भी अगर कूड़ा वाला नहीं आएगा तो मेरे घर में से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ डालूँगी उसे, मैं बाहर फेंकूँगी। और पैसा दे करके भी अगर कूड़े वाला नहीं आ रहा है, जिम्मेदारी किसकी थी? उस नुमाइंदे की थी। अगर वो नुमाइंदा ना तो वो खुद कर रहा है, ना कूड़े वाला अगर समय से आ रहा है, तो आम आदमी करे क्या? वो कहीं तो घर के बाहर ही डालेगा वो कूड़ा। तो ये मैं ये कहती हूँ कि आम आदमी जो है, आम आदमी ने तो देखिए एक नुमाइंदा चुना है काम करने के लिए। अगर उस नुमाइंदे ने काम नहीं किया या वो कूड़ा नहीं उठवाता है समय से कूड़ा, मैं तो कहती हूँ कि देखिए कूड़ादान मत बनवाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप 4 जो है आप 2 दीवार खड़ी कर देंगे और दीवार खड़ी करके कूड़ा तो वहीं डालेगा, मत करिए। आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि समय से आप कूड़ा उठवा दीजिए, हर रोज़ कूड़ा उठवाइए। बाहर से जो आप पैसा लेकर के, आपके जो ठेकेदार हैं वो बाहर से दूसरे वार्डों से जो कूड़ा आप डलवाते हैं उसको बंद कर दीजिए। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो दूसरे वार्डों से कूड़ा आता है, मैंने 2 बार कूड़े वाले को पकड़ा है जो बाहर से दूसरे वार्डों से लेकर आता है। उसने माफ़ी मांगी, वहाँ पे कूड़ा डालने आया था, रात को हमने उसको पकड़ा, उसने माफ़ी मांगी, गरीब आदमी था, हमने छोड़ दिया कि ठीक है। अगर जब वो उसने बताया है कि वो यहाँ के जो पार्षद हैं वो खुद पैसा लेते हैं, 1500 रुपये उन्होंने मुझे बताया था कि ये चल रहा है, तो उसने माफ़ी मांगी कि भाई अगर यहाँ का पार्षद ही अगर पैसा लेकर के अगर कूड़ा दूसरे वार्डों का डलवाएगा तो फिर जाहिर है, क्योंकि इतना कूड़ा देखिए एक वार्ड का नहीं निकलता है। जितना कूड़ा आप हर वक्त देखेंगे कि शाहीन बाग जो ठोकर नंबर 8 है अलशिफा रोड के सामने, इसके अलावा जगह जगह गलियां देख लीजिए, गलियां जिस तरीके से हैं, सिवर देख लीजिए, आप 6 नंबर की तरफ निकल जाइएगा वहाँ पर गंदगी देख लीजिए। तो आपकी नीयत ही नहीं है काम करने की, आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं यहाँ से साफ सफाई जो है आप। इसमें एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, मुस्लिम आवाम के लिए बेदार करने के लिए भी, और अगर शायद वो बेदार हैं तो उन चीज़ों पर गौर नहीं करते जी। मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका कोई भी हो, दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर हो, वहाँ पे नुमाइंदा भी मुसलमान होता है, आवाम का ही चुना हुआ होता है। आखिर इसकी वजह क्या रहती है कि वहाँ पर उसके बावजूद भी काम होने के लिए जो है लोग सोचते हैं या जद्दोजहद करते हैं, काम नहीं होता, गंदगी का अंबार जो है वो लगा रहता है। चाहे हम यहाँ से लेके सीलमपुर चले जाएं या चांदनी चौक जैसे इलाकों में चले जाएं, जितने भी मुस्लिम आबादी वाले इलाके माने जाते हैं, गंदगी का जो है वहाँ पर एक पूरा अंबार लगा हुआ रहता है। सरकार की अगर बात करें तो मौजूदा सरकार जैसे इस वक्त है आम आदमी पार्टी की, उससे पहले कांग्रेस की रही, फिर बीजेपी की एमसीडी में रहती है, लेकिन नुमाइंदा ज़्यादातर जो है मुस्लिम इलाकों में मुसलमान ही होता है। क्या वजह मानती हैं आपके मुसलमान होने के बावजूद भी मुस्लिम इलाकों में काम नहीं होते? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो नुमाइंदे की है कि अगर चुनाव से पहले जो नुमाइंदा आता है वो बड़े सारे वादे करता है कि हम ऐसा भी करेंगे, हम ऐसा भी करेंगे, हम सरकार से भी लड़ेंगे, हम हर तरीके से वो सारे ही वादे करता है। लेकिन चुनाव बीतने के बाद सब वादे रखे के रखे रह जाते हैं। और एक और फैक्टर है कि देखिए ज़्यादातर मुस्लिम इलाके अनऑथोराइज्ड हैं। अनऑथोराइज होने की वजह से देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है कि फ़ंड की समस्या रहती है। लेकिन फिर भी अगर नुमाइंदा चाहे तो अगर वो मजबूती से अगर वो आवाज़ उठाएगा कि मेरे इलाके में देखिए इस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे इतने कर्मचारी चाहिए, मुझे अब हाल फिलहाल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो देखिए हमारे इलाके के अंदर डस्टबिन जगह जगह डस्टबिन रखे जाने थे, डस्टबिन पास कराए गए थे, लेकिन आप पूरे इलाका घूम के देख लीजिए एक भी डस्टबिन नहीं है। तो वो कहाँ गया डस्टबिन? कहीं देखने को भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वो भी कमी है कि आपका नुमाइंदा अगर आपकी नुमाइंदगी सही से नहीं करेगा, आपकी आवाज़ को मजबूती से नहीं उठाएगा, आप क्यों नहीं धरना देते हैं? जब ये केजरीवाल सरकार आई थी, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप केजरीवाल सरकार आई थी, स्वराज, लोकपाल, भ्रष्टाचार, ये सारी बातें करते थे, लेकिन आज कुर्सी पे बैठ जाने के बाद आज सिर्फ कुर्सी की लड़ाई रह गई है। भ्रष्टाचार कहाँ गया? अभी इनकी एक जो पार्षद है वो एक पार्षद पकड़ी गई है रिश्वत लेते हुए, गीता रावत। तो भ्रष्टाचार की तो देखिए इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। लोकपाल आया नहीं,
स्वराज कहीं नजर नहीं आ रहा। तो देखिए ये सब सिर्फ बातें हैं, और अगर आप ये तो सियासी पार्टियों के वादे होते हैं, दावे होते हैं, लेकिन मेरा ख़ास मकसद जो है वो सिर्फ मुस्लिम इलाकों को लेकर के ही, और जिस तरीके से आप नॉमिनेशन कर रही हैं एमसीडी इलेक्शन का, उसी से जुड़ा हुआ सवाल। पार्टियां कोई भी रही हों, सियासी पार्टी जितनी भी होती हैं, सब बड़े बड़े दावे करती हैं और करती रही भी हैं, लेकिन अब मान लीजिए आपको पार्षद चुन करके लोग यहाँ पर वार्ड 102 का बनाते हैं, आपने क्या बनाया है? एक रूट मैप जैसे होता है, क्या करेंगी आप, क्या काम करेंगी? देखिए मेरी जो सोच इस है, गंदगी को किस तरीके से ख़त्म करेंगी आप? देखिए मेरी यही सोच है कि अगर मैं आती हूँ तो सबसे पहला मैं ये काम करूँगी कि यहाँ से समय से कूड़ा उठेगा सबसे पहले, क्योंकि देखिए मेरे जीतने के बाद मैं इंतज़ार नहीं करूँगी कि 5 साल निकले और 5 साल बाद दोबारा। मैं ये साफ कहती हूँ कि अगर मैं ये काम नहीं करवा पाई, राजनीति छोड़ दूँगी, और 5 साल बाद मैं दोबारा आवाम के सामने नहीं जाऊँगी वोट मांगने के लिए कि आप मुझे दोबारा जिताइए और दोबारा मौका दीजिए। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आवाम मुझ पर भरोसा जताएगी तो सबसे पहले कूड़े की समस्या का समाधान होगा और समय से कूड़ा उठेगा। और यहाँ पे ज़मीन की जो समस्या है, क्योंकि सिंचाई विभाग में ज़्यादातर ज़मीनें हैं, तो सिंचाई विभाग से अगर हमें लगेगा कि हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करने की ज़रूरत है, तो हम उनसे भी बात करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करने की ज़रूरत है, वहाँ जाएंगे। धरना देने की ज़रूरत है, धरना देंगे, लेकिन ज़मीन लाएंगे, कूड़ादान बनवाएंगे और चीज़ें सिस्टमाइज करेंगे। और सिर्फ यही नहीं है, तो सिर्फ देखिए इस पे तो मुझे लगता है कि बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पार्षद का तो काम ही है ये करना। इस पे बार बार एक पार्षद कैंडिडेट से या किसी पार्षद से ये क्यों पूछा जाए कि तुम कूड़ा उठवाओगे नहीं उठवाओगे, तुम सिविल साफ करवाओगे नहीं करवाओगे, तो उसका काम है साफ सफाई। इसी मुद्दे पर वो इलेक्शन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे सिर्फ मैं यही कहूँगी कि इसके आगे अगर कोई पढ़ा लिखा अगर कोई नुमाइंदा आएगा तो वो 10 और चीज़ें लेकर आएगा जो दूसरे वार्डों में चल रही हैं। दूसरे वार्डों में जैसे कि बहुत सारी लाभ योजनाएं जिसके लिए मेरी बहनें धक्के खाती हैं कि मुझे, आप यकीन कीजिएगा, मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड और ई श्रम कार्ड का मैंने कैंप लगाया था, और इत्तेफाक से जिस दिन मेरा कैंप लगना था उसी दिन लॉकडाउन लग गया और सब कुछ बंद हो गया। अभी हाल फिलहाल की बात है, 12, 13, 14 को हमारा कैंप लगना था, 12, 13, 14 जनवरी को, और 12 तारीख को ही 11 तारीख को नोटिफिकेशन आया था कि 12, 13, 12 के बाद जो है वो 50% जो चल रहा था वो 50% को भी 100% में बंद कर दिया। डीएम के आदेश थे कि आप इसको पूरी तरह बंद कर दीजिए। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे एक दिन के लिए भी आप मुझे ये कैंप चलाने दीजिए, क्योंकि मैंने सबसे ये कह दिया, ये ऐलान करा दिया है कि यहाँ पे कैंप लग रहा है। आधार कार्ड करेक्शन के लिए मेरी बहनें हज़ारों की संख्या में वहाँ पर पहुँची थी कि हमें सिर्फ एक करेक्शन कराना है, हमारा पैन कार्ड नहीं है, हमें ई श्रम कार्ड बनवाना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिसके लिए मतलब हज़ारों, यहाँ पर मैं ये कहती हूँ कि इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने वकील हैं, इतने पत्रकार हैं ओखला के अंदर। घर घर में मैं कहती हूँ एनजीओ है। क्या हम वेलफेयर स्कीम को ओखला के अंदर नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं, बड़ी बात है। हाँ, ला सकते हैं। हर तरीके की वेलफेयर स्कीम होती हैं, तो हर तरीके की वेलफेयर स्कीम को हम अपने वार्ड में क्यों नहीं हम लोग ला सकते हैं? क्यों नहीं हमारे लोग, हमारी आवाम इसका फ़ायदा उठाए? लेकिन नियत नहीं है। मेडिकल कैंप्स है। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यहाँ पर एक ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि एक ऑफिस ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐसी हों कि आप जाएं अपना ये काम करा लें, आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं। एक पार्षद का ऑफिस में एक इस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, विधायक के ऑफिस में ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि भाई ये जो है अभी ये सरकारी योजनाएँ चल रही हैं, यहाँ पर आप उधर जाइए, आपको कहीं धक्के नहीं खाना। आपके लिए क्यों, आप नुमाइंदे हैं, आप लोग, जनता ने आपको भरपूर वोट दिया था, आपको जिताया था, इस भरोसे से जिताया था कि आप आएंगे तो काम करेंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या, आपने लोगों के दिलों के साथ खेला, आपने ठगी की लोगों के साथ, लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। तो अब मैं ये समझती हूँ कि ओखला की आवाम
यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद को पूरी तरह नकार चुकी है। और आने वाले चुनाव में, एमसीडी चुनाव में आप इसका नतीजा भी देखेंगे कि पूरी तरह इनको नकारेगी, इनको सत्ता से बाहर करेगी, इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये तो वक्त बताएगा। हिजाब वाला जो मामला चल रहा है, स्कूलों से शुरू होकर के अब ये कॉलेजों तक, और वहाँ से होकर के पूरी दुनिया में जो है वो वीडियो वायरल हुई, सबने देखी। अब बच्चों के साथ में अब टीचरों का भी जो है हिजाब उतारा जा रहा है। इस मौजूदा वक्त में और आज के दौर में इसको किस तरह देखती हैं आप? देखिए, जैसे हम लोग ये बार बार बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी को भी खाने पीने पहनने का अधिकार है। लेकिन जो कर्नाटका में हुआ, कर्नाटका में शुरुआत यहाँ से हुई थी कि एक स्कूल के अंदर जब एक सर्कुलर पास हुआ कि कोई भी यहाँ पर हिजाब पहनकर नहीं आएगा, तो इसके विरोध में कुछ लड़कियों ने विरोध प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट करने के बाद फिर ये उनकी बात मान भी ली गई थी कि ये ठीक है, आप पहनकर आ सकती हैं। लेकिन उसके बाद जो लड़की है मुस्कान, हम लोग लगातार देख रहे थे कि वो मुस्कान आती है और अब 8-10 गुंडे उसके पीछे भागते हैं जय श्री राम के नारे लगाते हुए। मैं ये कहती हूँ आप सारी बातें छोड़ दीजिए। मैं ये कहती हूँ ये किसने उनको अधिकार दिया? लोग ये बात करते हैं पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, क्या कोड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म कहाँ पहनना चाहिए, कहाँ नहीं पहनना चाहिए, ये सारी बातें सेकेंडरी हैं। पहला मैं सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि किसने ये अधिकार दिया कि 8-10 गुंडे किसी लड़की के पीछे भागेंगे? ये किसने, स्कूल जो कॉलेज प्रीमाइसेस था उसके अंदर किसने उनको अधिकार दिया कि 8-10 गुंडे इस तरीके से लड़की का पीछा करेंगे? इस पर कोई नहीं बोलता है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर हुई, क्यों नहीं उस लड़की के पीछे जिस तरीके से वो जय श्री राम और भगवा वो शॉल पहन करके वो नारे लगा रहे थे, किसने अधिकार दिया? क्या कोई इस बात को करेगा कि एक लड़की जो भेड़ियों का झुंड उसके पीछे भाग रहा था, किसने अधिकार दिया? वो क्या पहनेगी और क्या नहीं पहनेगी ये तो स्कूल और इंस्टीट्यूशन और कॉलेज डिसाइड करेगा। ये एक स्टूडेंट और स्कूल और इंस्टीट्यूशन के बीच की बात थी। अगर इंस्टीट्यूशन को दिक्कत थी तो वो उस लड़की से बात करेंगे कि उसको एडमिशन देंगे, निकाल देंगे, क्या करेंगे। लेकिन किसी तीसरे को ये अधिकार नहीं था कि कोई तीसरा किसी लड़की के पीछे भागेगा, किसी पीछे को टीजिंग करेगा। कानूनी एतबार से इसके अंदर क्या होना चाहिए था या क्या किया जा सकता है? देखिए, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके कई ऐसी उनके ऊपर धाराएं लगनी चाहिए थी। और मैं तो यही कह रही थी कि उस लड़की को, जो मुस्कान है, उसको इनके खिलाफ जितने भी 10, 12, 15 लोग थे तो इनके खिलाफ जो है क्रिमिनल इनको कंप्लेंट देनी चाहिए थी। लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि ये उन्होंने किया है या नहीं किया है अभी तक। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकार रही हूँ कि स्कूल के अंदर जो स्कूल का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई अगर यूनिफॉर्म है स्कूल का, देखिए हम भी स्कूल में पढ़े हैं और हम भी यूनिफॉर्म पहन के जाते थे और मैं जहाँ मुझे ज़रूरत लगती है वहाँ पे मैं हिजाब वेयर करती हूँ, जहाँ नहीं लगती है वहाँ पे नहीं करती हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसके खिलाफ हूँ या मैं इसके फेवर में हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जो पहनना चाहता है, जो पहनना, जो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और देखिए, अगर कुरान की रोशनी में अगर देखा जाए तो कुरान की रोशनी में क्यों, गीता में और बाकी और ग्रंथों में भी इसकी अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या इसके बारे में बताया गया है। घूंघट है, हिजाब है कि आप जब भी आप बाहर निकलें तो ये बताया गया कि आप चादर से आप ओढ़ लें। लेकिन देखिए, इसको जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके लोग पेश कर रहे हैं, लोग इस पे आज आप जैसे आपने बताया है कि टीचरों के भी हिजाब उतरवाए जा रहे हैं, तो ये तो देखिए, अब देश के अंदर अगर इस तरीके की मानसिकता पनप रही है तो उसका कोई इलाज नहीं है कि किसी का मैं ये कहती हूँ कि आप अगर मैं कुछ चीज़ मैंने ओढ़ी है और मैंने कोई कपड़ा पहना है और ये मेरा उतरवा दिया जाए तो मेरी इज्जत के साथ, ये मेरी इज्जत पे डाका है, मेरी इज्जत पे हमला है ये। तो सिचुएशन तो अब ये बन गई है कि अगर आप किसी सरदार से कहेंगे कि आप अपनी टर्बन हटा दीजिए तो उसकी इज्जत के ऊपर हमला है। आप किसी महिला से कह दें आप अपना मंगलसूत्र उतार दीजिए, आप अपनी बिंदी हटा दीजिए,
तो ये उसकी इज्जत पे हमला है। घूंघट हटा दीजिए। राजस्थान में बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जो घूंघट लगाती हैं, हरियाणा में बहुत सारी ऐसी हैं, जाट्स हैं, गुजर्स हैं, वो उनकी महिलाएं जो हैं वो पर्दा करती हैं। तो ये कैसे? ठीक है, आप इंस्टीट्यूशन की, मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूँ कि इंस्टीट्यूशन जो ड्रेस कोड उनका है तो वो पहले से बताएं कि ठीक है हमारा ये ड्रेस कोड है, आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं आप लीजिए, नहीं लेना चाहती हूँ फिर मेरी मर्जी होगी कि मैं अपने बच्चे को उस इंस्टीट्यूशन में भेजना पसंद करूँगी या नहीं करूँगी। तो लेकिन अचानक आप कोई सर्कुलर लेकर आएंगे तो ये परेशानी वाली बात है कि आप अचानक कोई सर्कुलर ले आओ और अचानक सर्कुलर लाने के बाद आप ये कहते हैं जी अब कल से ये वाला कानून लागू होगा, तो ये गलत है। मैं इसको पूरी तरह मैं इसका विरोध भी करती हूँ और मैं कहती हूँ कि बिल्कुल जो इंस्टीट्यूशन जो अलाउ कर रहे हैं ठीक है, वो उनका अपना वो है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि आप अचानक कोई सर्कुलर ले आएंगे और अचानक लोगों से कहेंगे। आपको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जो हमारे स्कूल में, हमारे इंस्टीट्यूशन में जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं वो हिजाब मुस्लिम समुदाय से हैं, तो वो इसको वेयर करती हैं। आप परसेंटेज देख लीजिए, परसेंटेज के अलावा आप आगे से एडमिशन मत लीजिएगा, या आप अपने उसमें कोई क्लॉज डाल देते कि भाई आगे से हम जो एडमिशन्स होंगे उसमें हम ये क्लॉज हमने साफ तरीके से डाला और आप साफ तरीके से बताएंगे। लेकिन अब तो ये एक स्कूल की बात नहीं रही ना, अब तो ये पूरे देश में हो गया है। देखिए ऐसा है, अगर यही हाल रहा तो फिर कहाँ पढ़ेंगी बच्चियाँ? देखिए ऐसा है, अब जो लोग ये कहते हैं कि जिनको अगर हिजाब अगर जिनको पहनना है तो वो अब मदरसे में एडमिशन ले लें। देखिए ऐसा है, ये तो सीधा सीधा संविधान पर हमला है कि आप तो बस संविधान पर हमला कर रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आप कुछ भी, आपको पहनने का, आपको खाने का, आपको ये स्वतंत्रता है, तो फिर ये मुझे लगता है कि अगर पूरे देश में अगर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है कि मुस्लिम औरतों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और देखिए मैं ये कहती हूँ कि मुसलमान औरतें इतना कमज़ोर नहीं हैं कि वो अपनी इज़्ज़त, वो घर बैठना पसंद करेंगी, वो अपने बच्चियों को घर बिठाना पसंद करेंगी, लेकिन अपनी इज़्ज़त सड़क पर नहीं उतरवाएंगी। तो इस चीज़ के मैं देखिए सख्त खिलाफ़ हूँ और मैं यही कहूँगी कि देखिए हम लोगों ने जिस बेड़ियों को तोड़ा है, बेड़ियों को तोड़ करके आज आप एक नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको दिक्कत किस चीज़ से है? कि बेटी के पढ़ने से दिक्कत है? आप बेटी बचेगी कैसे? आप उसको चाहते हैं कि वो आधे कपड़े पहन करके वो निकले, वो मिनी में अगर निकल रही है तो आपको उस चीज़ से भी दिक्कत है। अगर वो पूरे कपड़े पहन करके निकलती है आपको उस चीज़ से दिक्कत है। तो देखिए दिक्कत तो इनकी सोच में है, इनकी सोच में है। और जो मुस्लिम महिलाओं को जो लिबास है वो सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, आप क्रिश्चियन में देख लीजिए, आप हिंदू देख लीजिए, औरतें वो जिस तरीके का उनका लिबास है, पूरे हमारी देखिए संस्कृति जो है, हमारे देश की जो संस्कृति है वो यही है। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लड़कियां अगर जीन्स भी पहनती हैं, रग जीन्स भी पहनती हैं, स्कर्ट भी पहनती है, हर किसी को फ्रीडम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अगर पूरे कपड़े पहने हैं तो उससे भी अब आपको दिक्कत हो रही है। आप ही इन्हीं के मंत्री पहले इस तरीके के विवादित बयान देते थे कि जी इतने रेप्स इसलिए हो रहे हैं, इतने बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि लड़की जो है वो मिनी स्कर्ट पहनती है, कपड़े सही नहीं थे। कुछ बच्चियों के होते हैं उनके लिए भी आप यही कहते हैं कि जी कपड़े ऐसे थे इसलिए जो है इस तरीके की सोच पनपी। तो अब जो महिलाएं हैं वो अपनी इज्जत आबरू को ढक करके घर से बाहर निकलती हैं, तो आपको उससे भी दिक्कत है। तो देखिए ये सोच जो है, मैं ये कहती हूँ ये सोच खतरनाक है और ये देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरा आगे साबित भी हो रही है और आगे चलकर और ज़्यादा साबित होगी। क्योंकि देखिए आप दो मझधार में आप नहीं सवार हो सकते कि हम ऐसा भी चाहते हैं और हम ऐसा भी चाहते हैं। कैसा चाहते हैं वो तो वो खुल कर के पहले बताएं, और बाकी जिस तरीके के माहौल देश के अंदर जैसा बन रहा है वो मैं समझती हूँ कि बहुत देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है देश की। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये तमाम सवाल ज़िंदगी के शुरुआती दौर से और मौजूदा वक्त के हालात तक आरफा खानम ने बताए। एक ऐसे समाज में जो मुस्लिम समाज घर से बेटियों को निकलने के लिए कम इजाज़त देता था, पढ़ाई के लिए कम मौके मिलते थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद में आज इस मुकाम तक पहुंची, एडवोकेट बनी, वकालत पढ़ी, समाजी
काम किए, लोगों की मदद की और अब सियासत में जो है आने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं जो हिजाब से जुड़ा हुआ मामला मुस्लिम ख़वातीनों के साथ इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है, पहले बच्चों के साथ और अब बड़ी जो उनकी टीचर थी उनको हिजाब उतारने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे ये तमाम जो वाक़यात सामने आते हैं ये वाकई लोगों को गौर और फिक्र करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस सोच को कैसे बदला जाए, क्योंकि सियासी मफाद के लिए, सियासी फ़ायदा उठाने के लिए लोग इस तरीके की चीज़ों को हवा भी देते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा भी देते हैं। तो हमारी कोशिश और हमारी आप सभी से गुजारिश भी है कि इस तरीके की सोच जिन लोगों के जहनों में है उसको किसी भी तरीके से समझा करके उसको दूर करने की कोशिश करें। लड़ाई का मतलब लड़ाई नहीं होता, गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया जाता। इसी तरीके से अगर कोई बुराई है तो उसका जवाब भी बुराई से नहीं, अच्छाई से देने की ज़रूरत होती है। एक शाम टीवी का मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग समाज के बेहतरी के लिए काम करते रहे हैं और किस तरीके से जद्दोजहद करके वो एक मुकाम पर पहुँचे हैं और एक कामयाबी हासिल की है, उन्हीं सारी चीज़ों को आप तक पहुँचाने का एक शाम टीवी की कोशिश। अगर ये आपको अच्छी लगी है और ये मुलाकात आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद।